मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं दयानंद आप सभी के बीच उपस्थित हूँ अंकगणित की क्लास लेकर के आपके अपने चैनल OCC बाय विपुल सर पर। तो मैं आप सभी का एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अंकगणित। अंकगणित मीन्स अरिथमेटिक। तो पहले हम लोग जानेंगे अंकगणित में संख्याओं के बारे में। संख्याएं क्या हैं, कैसे जो है कि संख्याओं पर क्या क्या संक्रियाएं होती हैं, कितने प्रकार की संख्याएं हैं और बाकी सब कुछ हम आगे चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं अंकों के बारे में। अंक हमारे अंक डिजिट। अंकगणित में पहले हम अंकों के बारे में जानकारी लेंगे। तो अंक आपके होते हैं 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यानी कुल टोटल 0 से लेकर के 9 तक अंक होते हैं। तो कुल कितने अंक हो गए आपके? 10 अंक। इन अंकों की संख्या जो है आपकी 10 है। ये कुल टोटल जो है कि 10 अंक है। और अंकों को मिलाकर संख्याएं बनाई जाती हैं। आप कोई भी संख्या लिख सकते हैं, जैसे 22, 35, 198, 356, 9875, 9999, 99,999। ठीक। तो ऐसे जितनी भी संख्याएं हैं वह अंकों को मिलाकर बनाई जाती हैं। जैसा कि हम लोग बायोलॉजी में भी पढ़ते हैं कि जो जीव की सबसे सूक्ष्म इकाई होती है, जो सबसे छोटी इकाई होती है, वो होती है कोशिका। और कोशिकाओं को मिलाकर के ऊतक बनता है, ऊतकों को मिलाकर के एक अंग, और अंगों को मिलाकर के आपकी एक शरीर बनती है। तो ऐसे ही जितनी भी नंबर हैं, संख्याएं हैं, वह अंकों से मिल करके बनी होती हैं। अंकों को जो है कि कई पद्धतियों में जो है हम लोग जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं संख्याओं का वर्गीकरण। संख्याओं का वर्गीकरण। तो संख्याओं को हम दो प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। पहला है जिसको हम, एक होती है आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या है। और दूसरा है काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्याएं, इनको हम कहते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, इनको कहते हैं हम इमेजिनरी नंबर्स। इमेजिनरी नंबर्स। एक है वास्तविक संख्याएं और दूसरी है काल्पनिक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं को जो है कि हम अगर एक लाइन लें, लाइन 0, 1, 2, 3, 4, 5, ऐसे अनंत तक, इधर और इधर 1, 2, 3, 4, 5 और 6, ऐसे अनंत। यानी कि माइनस अनंत से लेकर के अनंत तक जो एक लाइन है संख्याओं की, उस पर जितनी संख्याएं हम प्रदर्शित कर सकते हैं वो सब हैं वास्तविक संख्याएं। जो इनके बीच में होंगी जितनी भी संख्याएं,
इस लाइन पर जितनी भी संख्याएं होंगी वह होंगी वास्तविक संख्या, और जो काल्पनिक संख्याएं होती हैं इस लाइंस पर नहीं होती हैं, वह कहीं भी हो सकती हैं, क्योंकि उसका मान जो है केवल कल्पना हम कर सकते हैं कि क्या हो सकता है, रियल नहीं होती हैं, वो काल्पनिक होती हैं। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं, -5, 2, 3, 6, 2/3, ऐसे कुछ भी जो संख्या है, चाहे धनात्मक हो या ऋणात्मक हो, तो वो जो है आपकी वास्तविक संख्या है। काल्पनिक संख्याएं वह हैं जो स्क्वायर रूट में हो, आपकी करड़ी में हो, और जैसे -5, -2, -1, -6, इस तरह से क्योंकि जिसको हम स्क्वायर रूट में लिखेंगे और उसके साथ माइनस होगा, अगर माइनस है और वो संख्या स्क्वायर रूट में है तो यह आपकी हो जाएगी काल्पनिक संख्या। तो इसमें हम जो एक है, एक हर संख्या का गुणांक के रूप में जो है पहले से ही मौजूद होता है। जैसे अगर हम लिखें -5 तो इसका मतलब होगा 1 गुणे -5, लिखें -6 इसका मतलब 1 गुणे -6। तो एक को आधार बना करके हम जो काल्पनिक संख्याएं हैं -1, इसको हम मान लेते हैं आई फॉर होता है, ये आयोटा है, और इसी को हम कहते हैं इमेजिनरी कहिए या आयोटा से इसको हम प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो हम आई की वैल्यू जानेंगे -1, यदि हम दोनों का स्क्वायर कर दें, इधर भी स्क्वायर इधर भी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, ये जो आपका स्क्वायर रूट है, करड़ी है, यह हट जाएगी, आ जाएगा 1, और यह किसके बराबर हो जाएगा, i², यानी i² इक्वल टू -1 और i इक्वल टू करणी -1, यानी स्क्वायर रूट -1। तो ये हो गया आपका काल्पनिक नंबर, और यह है आपका वास्तविक नंबर। तो वास्तविक में चाहे भिन्न में संख्या हो, चाहे माइनस में हो, चाहे प्लस में हो, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, सभी जो संख्याएं हैं वो आपकी वास्तविक संख्याएं हैं। और जो स्क्वायर रूट में हो, माइनस लगा हो स्क्वायर रूट के अंदर, तो वह आपकी काल्पनिक संख्या है। और इन दोनों संख्याओं को अगर हम मिला दें, इन संख्याओं को मिलाकर जो संख्या बनती है वह बनती है क्या, सम्मिश्र संख्या। सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर। तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वास्तविक और काल्पनिक दोनों संख्याओं को मिला करके कॉम्प्लेक्स नंबर बनती है। ठीक, तो अब हम लोग जान गए हैं कि सम्मिश्र संख्या यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर, यह बराबर होता है आपका वास्तविक संख्या प्लस काल्पनिक संख्या। वास्तविक संख्या और काल्पनिक संख्या को मिला करके आपको बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। अब जैसे मान लीजिए एक हम संख्या ले लिए वास्तविक संख्या में
5 और वास्तविक संख्या में हो गया 5, काल्पनिक संख्या में हम ले लिए स्क्वायर रूट -2। अब हम इसको लिखेंगे 5, यह प्लस, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे -1, यानी कि हो जाएगा आपका 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट -1, तो हो जाएगा 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसका वैल्यू हो जाएगी i। ये हो गया 5 प्लस स्क्वायर रूट 2i। तो इसमें जो आपका स्क्वायर रूट 2i है, यह हो जाता है काल्पनिक भाग, जिसके साथ i लगा हुआ है वह काल्पनिक भाग। जो वास्तविक संख्या है यह हो गया वास्तविक भाग, ठीक। यानी कि वास्तविक संख्या वास्तविक भाग, और जिसके साथ i लगा हुआ है स्क्वायर रूट में -1 हो जिसके साथ, वो हो गया आपका काल्पनिक भाग। यानी वास्तविक और काल्पनिक दोनों मिला करके सम्मिश्र संख्या, यानी मिश्रित हो गई दोनों, तो सम्मिश्र संख्या। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा संख्या के बारे में कि अंक क्या हैं, अंक से मिलकर संख्याएं बनती हैं, संख्याओं को प्रदर्शित करने की जो विधि है उसको संख्या पद्धति कहते हैं। संख्या पद्धति में फिर हम संख्याओं का वर्गीकरण करते हैं। तो संख्याओं का वर्गीकरण जो हम 2 प्रकार से करते हैं, एक है आपका वास्तविक संख्याएं और काल्पनिक संख्याओं के रूप में, और दूसरा है परिमेय संख्याएं और अपरिमेय संख्याओं के रूप में। तो हम लोग फिलहाल चर्चा कर रहे हैं वास्तविक और काल्पनिक। तो अब हम लोग चर्चा करेंगे वास्तविक के बारे में, ठीक है। वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं इनको, रियल नंबर्स। रियल नंबर्स, रियल नंबर्स भी हमारे 2 प्रकार से हैं, एक है दशमलव संख्याएं और एक है आपकी पूर्णांक संख्याएं। तो पहले हम लोग देखते हैं पूर्णांक संख्याएं, ठीक। पूर्णांक संख्याएं यानी पूर्णांक जिनको कहते हैं हम इंटीजर, और दूसरा है दशमलव, दशमलव संख्याएं, दशमलव संख्याएं जिनको हम कहते हैं डेसिमल। इंटीजर्स पूर्णांक संख्याएं, दशमलव संख्याएं यानी डेसिमल नंबर्स। पूर्णांक क्या हैं, पूर्णांक आपके हैं बीच में आपका 0 होगा, 1 2 3 4 5, ऐसे आपका ये संख्याएं जो 0 के इधर होंगी ये माइनस में होंगी, ऋणात्मक संख्याएं होंगी माइनस अनंत तक। 0 के इधर जो दाहिने संख्याएं होंगी 1 2 3 4 5, ऐसे अनंत तक ये जो होंगी आपके धनात्मक संख्या होंगी, ठीक है। तो ये हो गए आपके पूर्णांक, जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक साथ में 0। और दशमलव संख्याओं में हम लिखेंगे जैसे 1.5, 2.6, 3.8, 7.3, 1.3333, इस तरह से 7.652, 1.732, इस तरह से। तो ये आपकी हो गई दशमलव संख्याएं, ये हो गई आपकी पूर्णांक संख्याएं। तो अब हम लोग देखेंगे पहले पूर्णांक संख्याओं के बारे में, ठीक है। चलिए
पूर्णांक संख्याएं जो है पूर्णांक संख्याएं 3 प्रकार से हैं। पहले ऋणात्मक, और धनात्मक। बीच में है एक संख्या जिसको हम कहते हैं शून्य, 0। 0 न ही एक धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या, यह धनात्मक और ऋणात्मक के बीच की संख्या है। अगर हम एक नंबर लाइन खींचें तो यहाँ पर आपका होगा 0, 0, और इधर जो नंबर्स होंगी यह होंगी आपकी ऋणात्मक संख्याएं, 1, -2, -3, -4, -5, -6, इस तरह से माइनस अनंत तक। तो जो यह नंबर्स हैं आपकी यही हैं ऋणात्मक संख्याएं। और 0 के दाहिने साइड 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ऐसे अनंत। ठीक है, 1 से लेकर के अनंत तक धनात्मक संख्याएं, -1 से माइनस अनंत तक ऋणात्मक संख्याएं, और 0 जो है बीच में है, जो न ही धनात्मक है न ही ऋणात्मक संख्या। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख लेंगे कि 0 न ही धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक। 0 न तो धनात्मक संख्या है न ही ऋणात्मक संख्या। 0 के दाहिनी ओर धनात्मक संख्या है, बाईं तरफ ऋणात्मक संख्या है, बीच में 0, न ही धनात्मक न ही ऋणात्मक। ठीक है, क्लियर? स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसा कि हम लोगों ने जाना कि जो पूर्णांक हैं वह इधर हैं आपके 0 से बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक है, और 0 से दाहिनी ओर धनात्मक पूर्णांक। ठीक, तो 0 से बाईं ओर ऋणात्मक पूर्णांक, दाहिनी ओर धनात्मक पूर्णांक। ऋणात्मक पूर्णांक में आपका हो जाएगा माइनस अनंत से कहाँ तक, -5, -4, -3, -2, -1, यानी कि 1 से लेकर के माइनस अनंत तक। और धनात्मक पूर्णांक जो होंगे वही 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे अनंत तक। ठीक, ऋणात्मक पूर्णांक -1 से माइनस अनंत तक, धनात्मक पूर्णांक 1 से अनंत तक। अब इसमें हम लोग देखेंगे 2 प्रकार से। ये जो पूर्णांक हैं आपके, इसको हम एक देखेंगे समपूर्णांक, और दूसरा होगा विषम पूर्णांक। एक समपूर्णांक, दूसरे साइड विषम पूर्णांक। इन्हें हम अंग्रेजी में कहते हैं इवन इंटीजर या इवन नंबर, और विषम पूर्णांक को हम कहेंगे ऑड इंटीजर, ऑड नंबर। सम पूर्णांक इवन नंबर, विषम पूर्णांक ऑड नंबर यानी ऑड इंटीजर। तो जो सम पूर्णांक हैं
वह पूर्णांक जिसमें 2 से भाग चली जाए। कोई भी पूर्णांक हो उसमें हम 2 से भाग करेंगे, अगर 2 से भाग चली जाती है तो समपूर्णांक। यदि हम 2 से भाग करते हैं और भाग नहीं जाती है तो आपका हो जाएगा विषम पूर्णांक। वह पूर्णांक जिसमें 2 से भाग करने पर पूर्ण विभाजित ना हो, अर्थात भाग ना जाए। यदि हम किसी पूर्णांक में 2 से भाग करते हैं और भाग पूरी विभाजित ना हो या पूरा भाग ना जाए तो आपका है विषम पूर्णांक। तो सम पूर्णांक में संख्याएं ऋणात्मक भी हो सकती हैं और धनात्मक भी हो सकती हैं। अगर हम इस तरह से लें, बीच में होगा 0, इधर होगा -2, -4, -6, ऐसे इधर होगा 2, 4, 6, 8। ठीक है, 2, 4, 6, 8 धनात्मक में, और ऋणात्मक में -2, -4, -6। 2 से भाग देंगे पूरी तरह भाग चली जाएगी, यानी कि ये संख्याएं जो हैं आपकी सम संख्या है, सम पूर्णांक है। अगर हम यही बात करें 1, 3, 5, 7, 9, इधर बात करें हम -1, -3, -5, -5, -7। बाईं तरफ बात करते हैं तो -1, -3, -7, -9। दाहिनी तरफ 1, 3, 5, 7, 9। तो इस तरह से इनमें अगर हम भाग करते हैं तो एक शेष बच जाएगा। 2 से भाग करेंगे एक शेष बच जाएगा, 2 से भाग करेंगे फिर इसमें भी शेष, इसमें भी। यानी कि आप देखेंगे कि 2 से भाग करने पर जहाँ एक शेष बच जा रहा है वह विषम पूर्णांक, और जहाँ 2 से पूरी भाग चली जा रही है वह सम पूर्णांक। अभी तक हम लोगों ने देखा कि सम पूर्णांक क्या है और विषम पूर्णांक क्या है। अगर यदि हम एक सम पूर्णांक कोई ले लेते हैं, मान लीजिए ले लिए 2, एक विषम पूर्णांक ले लिए 3, अब इन दोनों को हम ऐड करेंगे, दोनों को क्या आएगा 5। अब आप बताइए कि 5 जो है एक सम पूर्णांक है कि विषम पूर्णांक है। यदि एक सम लिए हम 4, दूसरा सम ले लिए 6, दोनों मिला करके हो गया 10, यानी कि 4 + 6 = 10। यह भी सम, यह भी सम, दोनों मिला करके हो गया सम। यानी यदि हम सम को ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, सम संख्या और सम संख्या को जोड़ रहे हैं तो हमें सम संख्या मिल रही है। यदि हम एक सम और एक विषम जोड़ रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है विषम। ठीक, एक तरफ अगर हम ले लें कि एक कोई नंबर ले लें जो विषम हो 5, और दूसरी संख्या ले लें 9, अब यह भी विषम, यह भी विषम, तो क्या हो जाएगा 9, 5, 14। यानी कि यदि हम विषम भी जोड़ेंगे तब भी सम, और सम जोड़ेंगे तब भी सम। अब हम देख रहे हैं कि यदि एक समान संख्याएं जुड़ रही हैं तो हमें सम संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ भी सम दोनों समान हैं तो हमें सम संख्या, लेकिन यहाँ दोनों अलग अलग हैं। यदि सम प्लस विषम करेंगे तो हमें विषम संख्या मिल रही है। ठीक,
तो हम यह जान गए हैं कि यदि हम दो सम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होगी। दो सम संख्याओं को अगर हम जोड़ेंगे तो हमें सम संख्या प्राप्त होगी। यदि दो विषम संख्याओं को जोड़ते हैं, विषम संख्याओं को जोड़ने पर सम संख्या प्राप्त होगी। यदि दोनों संख्याएं सम हों या दोनों संख्याएं विषम हो तो हमें दोनों ही बार सम संख्या प्राप्त होगी। जैसे ही हम चेंज करेंगे, यदि एक विषम हो, यदि एक संख्या सम तथा दूसरी विषम हो तो जोड़ने पर विषम संख्या प्राप्त होगी। ठीक है। यदि दोनों संख्याएं अलग अलग हो, एक सम हो एक विषम हो, तो हमें क्या संख्या मिलेगी? विषम संख्या। यदि दोनों संख्याएं हैं, दोनों सम है या विषम, तो आपको मिलेगी सम। अगर दोनों विषम है तब भी मिलेगी सम। यानी एक समान सम, अलग अलग विषम। ठीक है। अभी तक हम लोगों ने जाना कि सम प्लस सम बराबर सम संख्या, विषम प्लस विषम इसके बराबर विषम संख्या, और एक सम हो और दूसरी विषम हो तो दोनों संख्याओं को मिला करके हो जाएगी विषम संख्या। ठीक है। अब प्रश्न उठता है कि 0 शून्य सम है या विषम? क्वेश्चन। अब हमारा क्वेश्चन है कि जो 0 है वह सम संख्या है या विषम संख्या है। तो 0 जो होगी आपकी सम संख्या है। ठीक है। अब देखेंगे हम कैसे। अब हमने देखा कि सम और सम को ऐड करेंगे तो हमें सम संख्या, सम और विषम को ऐड करेंगे तो विषम संख्या। ठीक है। यदि हम एक कोई संख्या ले लेते हैं विषम संख्या 3, अगर इसमें हम जोड़ दें तो यह विषम है और यह क्या है, इसको हम सम मानते हैं, तो क्या आ गया? 3 आएगा। यानी कि विषम और सम जोड़ने के बाद हमें मिल गया विषम। यानी कि कथन हमारा क्या है? सही है। यदि 0 को हम विषम मान लें, ठीक, तब क्या होगा? 2 कोई संख्या है और 0 को हम मान लिए हैं कि क्या है? विषम है। अब बताइए कि जब 2 जो है वो सम है और 0 जो है विषम है, दोनों अलग अलग संख्या है, सम विषम है, तो इनको जोड़ने के बाद हमेशा क्या आता है?
विषम आता है, लेकिन यहाँ पर जोड़ने के बाद क्या आएगा 2, और 2 जबकि क्या है एक सम संख्या है। तो जब हम 2 के साथ 0 को ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो 2 आता है। 2 चूँकि सम संख्या है, और अगर हम 0 को विषम मान लें तो सम और विषम जोड़ने पे विषम आना चाहिए, लेकिन यहाँ सम आ रहा है, इसलिए यह कथन जो हमारा क्या है गलत है। अतः 0 यानी कि 0 एक सम संख्या है। नोट, इसको नोट कर लीजिए कि 0 क्या है, सम संख्या है, और 0 में देखिए 2 से भाग चली जाएगी, 2 से हम भाग करेंगे तो 0, ऐसे ही भाग करेंगे 0, ठीक। इसलिए 0 जो है सम संख्या है। क्लियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम लोग पढ़ चुके हैं कि पूर्णांक में सम संख्याएं और विषम संख्याएं, तो अब हम लोग पूर्णांक में ही केवल धनात्मक संख्याओं के बारे में बात करेंगे, ठीक है। वास्तविक संख्या के ही अंदर आता है आपका पूर्णांक, ठीक। पूर्णांक में आपका जो है कि इधर ऋणात्मक और इधर धनात्मक 2 प्रकार की संख्याएं आती हैं। इसमें 0 भी होता है बीच में, ठीक है। तो अभी हम लोग जो सम विषम पर चर्चा किए हैं, तो संख्याएं धनात्मक भी होती हैं और ऋणात्मक भी होती है, ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे केवल धनात्मक संख्या, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। धनात्मक पूर्णांक में आपकी एक होती है अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जिन्हें कहते हैं प्राइम नंबर, ठीक। और एक होती है भाज्य संख्या दूसरी, ठीक है। भाज्य संख्याओं को हम कहते हैं कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या वो संख्याएं हैं, अभाज्य संख्याएं जिनके केवल 2 गुणनखंड, जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ऐसे भाज्य संख्याएं जिन संख्याओं के दो से अधिक गुणनखंड हों, तो कौन सी संख्याएं हैं वो भाज्य संख्या। अगर 2 से अधिक गुणनखंड है तो भाज्य संख्या है, केवल 2 गुणनखंड है तो अभाज्य संख्या। भाज्य संख्या में आपका हो जाएगा 4, 6, 8,
9, 10, 12 ऐसे। ठीक है। अब हम बात करते हैं एक की। एक के बारे में, एक जो है इसका केवल एक ही गुणनखंड होता है, 1 गुणे 1। इसलिए जो एक है यह ना तो भाज्य संख्या है, न ही अभाज्य संख्या। 1 इज नॉट प्राइम नंबर, नॉट कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब जैसे अगर यहाँ पर हम 2 की बात करें तो 2 के 1 है, 2 है। 3 के 1 है और 3। 5 का गुणनखंड 1 है, 5। 7 का गुणनखंड 1 है, 7। केवल आपको यहाँ पर 2 गुणनखंड मिल रहे हैं, तो इसलिए यह अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्या अगर हम 4 की बात करें, इसका गुणनखंड 1 है, 2 है और 4, 3 गुणनखंड हो गए। अगर हम 6 की बात करें, 1 है, 2 है, 3 है, 6 है, इसके 4 गुणनखंड हो गए। तो 2 से अधिक हैं तो कंपोजिट नंबर, केवल 2 हैं तो प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है। अगर केवल एक ही है, एक का जो है कि केवल एक गुणनखंड है जो है कि 1, तो यह जो है न तो भाज्य संख्या है और ना ही अभाज्य संख्या। ठीक है, क्लियर। यदि हम बात करें अब भाज्य संख्या के बारे में, भाज्य संख्या के बारे में, ठीक। अगर हम कहें कि सबसे छोटी भाज्य संख्या, सबसे छोटी भाज्य संख्या तो होगा 4। सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, अगर सम संख्या की बात करें जो सबसे छोटी और भाज्य भी हो तब भी आपका 4 ही होगा। यदि बात करें हम सबसे छोटी अभाज्य संख्या की, सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करें तो 2 होगा। ठीक। और सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या, सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या की बात करें तो भी 2 होगा। ठीक। अगर हम कहें कि सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या, ठीक, तो क्या होगा? 3 होगा। यदि हम भाज्य संख्या में ही बात करें, सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या, सबसे छोटी अगर विषम भाज्य संख्या की बात करें तो वह हो जाएगी 9। ठीक है, क्योंकि एक जो है ना भाज्य है ना अभाज्य है, उसके बाद 2 अभाज्य संख्या है,
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 हो गई। 2 जो है कि सम संख्या भी है, 2 से भाग देने पे कट जाती है, इसलिए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या भी 2 है। उसके बाद 3 आता है, तो 3 जो है अभाज्य संख्या है और विषम है, क्योंकि 2 से भाग देने पे 1 शेष बच जाता है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या जो होगी 3 के बाद 4, 4 के 3 गुणनखंड हैं, 1, 2 और 4, इसलिए 4 जो है भाज्य संख्या है। और सबसे छोटी भाज्य सम संख्या, सम संख्या की बात करेंगे तब भी 4 है। उसके बाद 5 विषम है, 6 सम है और भाज्य भी है, लेकिन छोटी नहीं है। उससे छोटी कौन है? 4 है। तो इसलिए सबसे छोटी भाज्य सम संख्या हो जाएगी 4 और सबसे छोटी विषम भाज्य संख्या वह हो जाएगी 9। क्लियर? अब हम बात करेंगे 1 से लेकर 50 तक के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक, 1 से 50 के बीच अभाज्य संख्याएं। एक से लेकर के 50 तक के बीच अभाज्य संख्याएं, और इनकी संख्या होती है 15। चाहे तो आप काउंट कर सकते हैं। देखिए 2 हो जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 23 के बाद आपका हो जाएगा 29, 31, 37, फिर आपका हो जाएगा 41, 43 और 47। देखिए कितनी हो गई संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15। यानी कि 1 से लेकर के 50 तक के बीच जो है अभाज्य संख्याएं कितनी हैं? 15। और इसी तरह से 50 से 100 के बीच, 50 से 100 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं? 10 है। यानी कि हम कह सकते हैं कि 1 से लेकर के 100 के बीच कुल 25 अभाज्य संख्याएं हैं। 25 अभाज्य संख्याएं हैं, यह नोट करने की बात है। ठीक, अब जो अभाज्य संख्याएं होती हैं जितनी भी, एक बात नोट कर लेंगे हम लोग, जो अभाज्य संख्याएं होती हैं, सभी अभाज्य संख्याएं, सभी अभाज्य संख्याएं वो या तो 6k+1 या 6k-1 इसी रूप में होंगी। ठीक है, जहाँ k = 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। यह कंडीशन कब लागू होगी? 3 से बड़ी अभाज्य संख्या। यदि कोई भी अभाज्य संख्या 3 से बड़ी है तो वह जब भी होगी 6k+1 या 6k-1 के रूप में होगी। यदि हम उदाहरण के तौर पर लें 7 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 × 1 + 1 यानी कि 6k+1। यहाँ पर k = 1। ठीक, यदि हम बात करें 23 की, 23 को हम लिख सकते हैं 6 × 4 -1। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 × k
-1, जहाँ पे k इक्वल टू क्या है 4। ठीक, यानी कि हुआ ना 6k - 1, यहाँ 6k + 1। और भी कोई संख्या ले सकते हैं आप, 47 ले लीजिए। इसको हम लिख सकते हैं 6 × 8 - 1, 6 × 8 - 1, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए 6, यहाँ k - 1 इस फॉर्म में हो गई। यदि हम बात करें 29 की, 29 को हम लिख सकते हैं 6 × 5 - 1। अगर हम बात करें 31 की, तो 31 को हम लिख सकते हैं 6 × 5 + 1। यानी कि हम देखेंगे जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं वह 6k + 1 या 6k - 1 के रूप में हैं। यहाँ आप देख सकते हैं 7 के लिए k की वैल्यू 1 होगी, 29 के लिए यहाँ 6k - 1 k की वैल्यू 5 होगी, यहाँ 23 के लिए k बराबर 4 आएगा, 31 के लिए k की जगह 5 होगा, 47 के लिए k की जगह पे 8 होगा। ठीक है, बात करेंगे सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं। ठीक, सहअभाज्य संख्याएं, इनको हम कहते हैं कोप्राइम नंबर्स। कोप्राइम नंबर्स। ठीक है, कोई भी अगर दो अभाज्य संख्याएं हैं उनको एक साथ लिखा जाए, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 3 है 11 है, ये आपस में सह अभाज्य संख्या होंगी। 11 है 23 है, यदि हम कहें 11 है 29 है। ठीक, 7 है 13 है, इस प्रकार। तो ये हो जाएंगी आपकी सहअभाज्य संख्याएं। यदि हम कहें कि जुड़वा, एक होती है जुड़वा अभाज्य संख्या, जुड़वा अभाज्य संख्या, इन्हें हम कह सकते हैं ट्विन प्राइम नंबर्स। ट्विन प्राइम नंबर्स, ट्विन प्राइम नंबर्स जो होंगी वह दो ऐसी अभाज्य संख्याएं जो लगातार क्रम में आती हैं एक साथ, जैसे 2 3, 3 हो 5 हो, फिर 7 हो 11 हो, यदि 19 हो 23 हो, यदि इस प्रकार से आती हैं जो एक साथ लगातार हो। ठीक, तो उन्हें कहेंगे ट्विन प्राइम नंबर, जुड़वा अभाज्य संख्याएं। यदि रैंडमली हो तो उन्हें हम कहते हैं सहअभाज्य संख्याएं। ठीक।